मूवी देख लीजिए, कोई वेब सीरीज आ रही है इंटरेस्टिंग लग रही है, देख लीजिए। संडे का ब्रेक आप एलोकेट कर लेंगे तो आप जब मंडे को दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे तो रिज्यूविनेट हो चुकी होगी बॉडी, है ना। उसे कहते हैं ब्रेक से वापस आना। आप ब्रेक लेने आएंगे तो वापस से उसी एनर्जी के साथ, उसी एंथुसियाज्म के साथ जिससे आपने तैयारी शुरू जब की थी तो आप कर पाएंगे। ब्रेक एलोकेट करिए, ब्रेक लीजिए। और ये जो बातें आप लोग सुनते हैं ना यूट्यूब पे, 18 घंटे पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं पढ़ता 18 घंटे। अगर कोई पढ़ रहा है 18 घंटे तो वो 10-15 दिन पढ़ सकता है बस। और अगर कोई साल भर पढ़ रहा है तो फिर वो एक्सेप्शन है, उसको जाने दीजिए, आप वो नहीं है। हम एक्सेप्शन नहीं है ना, हम लोग रेगुलर लोग हैं। आप अगर 6-7 घंटे ठीक से पढ़ पा रहे हैं एक दिन में, बहुत है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट उसके साथ क्या होना चाहिए, अगर महीने के 30 दिन होते हैं तो 27 दिन पढ़ना है। एक संडे निकाल लीजिए, 26 दिन पढ़ लीजिए। बट महीने के 26 दिन पढ़ना है। और वो 26 दिन आपके बहुत फ्रूटफुल होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिवाली आ गई तो नहीं पढ़ना है। पहली बात तो कोई त्यौहार नहीं होता, आप लोग जहाँ पे हैं कोई फेस्टिवल नहीं होता है वहाँ पे। मैंने जितने टाइम तैयारी की है मैंने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया, ना मेरा मन किया कि मैं करूँ, और ना मेरा ये मन किया कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। क्यों करना है, कहीं पहुँच जाए फिर कर लें, कुछ अचीव कर लें फिर सेलिब्रेट कर देंगे ना। क्योंकि ये तो एक लिमिटेड टाइम का प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी तो तैयारी नहीं करने वाले हैं। तो ये लिमिटेड टाइम का प्रोसेस है, इसको लिमिटेड रखते हैं। 2 साल 3 साल जो भी आपको समय देना उसको दीजिए। त्योहारों को साइडलाइन करिए, सेलिब्रेशंस को साइडलाइन करिए। घर की शादी में अगर पॉसिबल, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि नहीं जाएंगे तो शादी रुक जाएगी, होगी ही नहीं आपके ना जाने से, तो जाइए। आप मुझे बताइएगा आप लोगों में से कितने लोगों की ऐसी शादियाँ होती हैं जो आप नहीं जाएंगे तो रुक जाएगी। अगर किसी की आप हुई हो तो मुझे बताया। मेरे तो सारे रिश्तेदारों से बातचीत खत्म हो चुकी है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना। रिश्तेदार क्या करेंगे, कुछ नहीं करता। रिजल्ट हो जाएगा सब फ़ोन करते हैं, और तभी बात नहीं करती है। पेरेंट्स वो चीज़ हैंडल कर लेते हैं। तो ये शादी, इंगेजमेंट, पार्टी, इनसे जब आप दूरी बनाएंगे ना तो ये वाली जो प्रॉब्लम है कि शेड्यूलिंग नहीं हो पा रही है, छूट रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पीरियड्स का एक दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, ऑलमोस्ट सबका ही निकल जाता होगा। डे 1 पे सबकी छुट्टी हो जाती होगी, है ना। मेरा फर्स्ट, मतलब मेरा मेन था पहला, जिस दिन हिंदी और ऐसे का पेपर था, मेरा वही था डे 1। मैंने खाई है मेफ्टॉल और लिखा है पेपर। तो बी रेडी फॉर दीज थिंग्स, वो इवेंचुअली आप लोग लर्न कर जाएंगे। बट जो आपका प्रिपरेशन का टाइम होता है, अपनी ये सारी जो चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रास, इसको कट डाउन करिए। जैसे ही इसको कट डाउन आप करेंगे, आप एक दिन का शेड्यूल करेंगे, मंडे टू सैटरडे जो भी चीज़ें आ रही हैं सब संडे को एलोकेट हो रही हैं, तो आपका काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये छूटने वाले, और ये जो था शेड्यूलिंग, उसको छूट रहा है उसको शेड्यूल कर दीजिए कि 5 दिन इकोनॉमी पढ़नी है, ख़त्म करना है। 5 दिन तो पढ़ना भी नहीं होता है, जितने एग्जाम ले लो, 3 दिन ले लो, पढ़ के ख़त्म करिए। फिर उसके बाद आप साइंस पे आइए, फिजिक्स पढ़नी है या बायोलॉजी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो उसको शेड्यूल करिए। और मैं जो शेड्यूल करती थी, मैं जो शेड्यूल करती थी वो ऐसे करती थी कि 4 दिन, जैसे अब रिवीजन का टाइम आ चुका, तो जैसे 5 दिन आप शेड्यूल कर लीजिए कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, मोटा मोटा ऐसे। मैं टॉपिक वाइज नहीं लिखती थी, बट हाँ ऐसा होता था कि 5 दिन हिस्ट्री करनी है, फिर इंडियन ज्योग्राफी करनी है 3 दिन में, वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है 2 दिन में। अब से लेकर के प्री तक का एक ऐसा आउटलाइन बना लीजिए, 3 दिन इसको, 4 दिन इसको, 5 दिन इसको, और उसको कवर करिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल आप बनाएंगे, पहले सारे सब्जेक्ट्स एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। सबको जितने रिक्वायर्ड है, जितने प्रपोर्शन में जाना चाहिए उतने प्रपोर्शन में डेज दे दीजिए। लिख दूँगी आप, लिख दूँ मैम, उसी में लगा सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने होंगे, सब्जेक्ट बताइए। हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट है,
CSAT और आर्ट्स बच्चे इंग्लिश में पढ़िए। और बताइए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस में आना चाहिए। अलग अलग कर दो। ठीक है, और क्या पढ़ना है? कंबाइंड बता दीजिए, यूपीएससी के लिए भी और टीसीएस के लिए भी, दोनों के लिए। ऐसे और आर्ट एंड कल्चर एशियन में आ गया ना। हिंदी 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 पढ़नी है। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया? और पढ़ने का मन है कुछ? हो गया? अब आप ये काम ये कर दीजिए, मैं प्री की स्पेसिफिकली बता देती हूँ पहले, फिर हम मेंस की बात करेंगे। ठीक है, अभी जैसे चल रहा है मिड ऑफ अप्रैल, एग्जाम कब है? 16 जून को है यूपीएससी का, और प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा टीसीएस का। ठीक है, तो कितने रिविजन हो सकते हैं? अगर आप मान के चलो कि अब आपने सब पढ़ लिया है, अब हम रिवीजन के मोड में आ गए हैं, करंट अफेयर्स वाला हटा दीजिए क्योंकि करंट तो अभी आता रहेगा और उसको पढ़ते रहेंगे, वो इवॉल्विंग है। उसके अलावा अगर अब तक मैंने सब पढ़ लिया, आज डेट क्या है? 13 है, तो हमारे पास बचा मिड ऑफ अप्रैल, मई और मिड ऑफ जून। 2 महीने बचे हैं हमारे पास यूपीएससी के लिए और 2.5 महीने बचे हैं टीसीएस। तो फर्स्ट रिवीजन जो रखिए उसको एक्सटेंडेड रखिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने सितंबर में पढ़ा होगा, है ना, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो दिसंबर में पढ़े होंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो अभी पढ़े होंगे। तो अब आप पहला रिवीजन थोड़ा अच्छे से करिए। तो उसमें कर क्या सकते हैं आप, जैसे 15 अप्रैल से आप बनाना शुरू करिए, तो आप एंशिएंट को 2 दिन दे दीजिए, 15 और 16। 15 और 16 में जितना आप एंशिएंट पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब जितना पढ़ पाए हैं उतना ही पढ़ेंगे। 16 के बाद एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे। मीडिएवियल जो पढ़ना है प्री के लिए, यूपीपीसीएस में तो अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, नोट्स होंगे ही, हिस्ट्री जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो मान लेते हैं इसको भी हम 3 दिन दे देते हैं। मैं मोटा बता देती हूँ कि आप शेड्यूलिंग कैसे कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए अगर हम मीडिएवियल को 3 दिन दे रहे हैं, तो मॉडर्न के लिए कितना टाइम देते हैं? कम से कम 4-5 दिन तो दे दें। 22-24। ठीक है, 24 अप्रैल हम आ गए, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो पाया। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पे आते हैं, कितने दिन में कवर हो जाएगी? 4 डेज। क्यों भाई? रिवीजन करना है, पूरे इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करना है। कितना टाइम लगेगा? 4 दिन नहीं मिल पाएंगे, 3 दिन मिल पाएंगे। ठीक है, 3 दिन में इंडियन ज्योग्राफी खत्म करिए। इंडियन ज्योग्राफी का मतलब है मैप पूरा कंप्लीट होना चाहिए, सारे घास के मैदान कवर होने चाहिए, पहाड़, झरने, नदी, हवाएं, एल नीनो, ला नीना, जितना भी कुछ है सब कवर हो जाना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसका फोकस क्या रहता है आपके एग्जाम पे? मतलब इंडियन ज्योग्राफी जितना ही फोकस है, वेटेज है, या उससे कम ज़्यादा है? पीसीएस में थोड़ा सा कम होता है, बट जैसे मैपिंग वगैरह में आ जाता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए 2 दिन ले लीजिए, 2 दिन बहुत है। ठीक है, क्वालिटी कितने दिन में हो जाएगी? 3 दिन बहुत है। 30। ठीक है, सेकेंड में हम आ गए हैं। ठीक है, क्वालिटी 3 दिन में खत्म करिए। 3 दिन में जितनी हो पा रही है उतनी पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, बट बेसिक टर्म की अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी, उस पर उनका फोकस रहता है। जैसे आरबीआई का ये क्वेश्चन था, बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट,
इस तरह की, ये सब एनसीईआरटी की लाइन्स ही हैं, बट अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। और यूपी पीसीएस के लिए तो वो जो 4 चीज़ें हैं, दोनों इकोनॉमिक सर्वे और दोनों बजट सफिशिएंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप बहुत टाइम लेना है तो आप 3 डेज़ का ले लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है इसको। साइंस, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो साइंस में तो इतना कुछ खास फोकस रहता नहीं है। इस तरह का साइंस, वो फिर साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं, है ना, साइंस एंड टेक। तो अगर साइंस एंड टेक वाला है तो साइंस एंड टेक आपका कहाँ से कवर होता है? करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर से, ठीक है। और अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो ये आपको थॉरली पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब इसको पढ़ने के लिए बहुत आपको देना है तो फिजिक्स को दीजिए 1.5 डेज, नॉट मोर देन दिस। इसको 1.5 दीजिए तो आपका, और केमिस्ट्री को भी 1.5 दीजिए। बायो को 2 दिन दे दूँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये कंप्लीट होना चाहिए, ये जो हम बना रहे हैं ना ये कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ठीक है। बायोलॉजी हो जाएगी 2 दिन में। नींद तो नहीं आ रही है पीछे वालों को? नींद तो नहीं आ रही है पक्का? या तो आगे वालों को पीछे भेज दिया जाए और उन्हें आगे बुला लिया जाए, ऐसा कर ले क्या? एनवायरनमेंट का भी फोकस दोनों एग्जाम्स के लिए डिफरेंट हो जाता है। यूपी पीसीएस के लिए जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ही पीवाईक्यू से हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन तो 3-4 साल से आ रहा है हर साल। यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट कवर करने के लिए बेसिक आप कवर कर लीजिए। आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया? अगर कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया तो उसकी बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, शंकर IAS करके आती है, वो तो बहुत एक्सटेंसिव है, बट यूपीएससी के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ लेंगे ना तो आपको सारे टर्म्स का मतलब पता चल जाएगा। और वो टर्म्स आपको इसके लिए भी पता होने चाहिए, यूपी पीसीएस के लिए भी। कई बार वो टर्म्स पे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना। तो एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए आप सबसे ज़्यादा तो आपका करंट अफेयर्स और जो न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते हो अगर, तो वहाँ से रखिए। जो आपकी मंथली मैगजीन्स होती हैं उसमें एनवायरनमेंट इकोलॉजी का एक सेक्शन अलग से होता है, उसको रखिए। उसके बाद अगर किसी को बहुत पढ़ने का मन कर रहा है ना तो शंकर IAS पढ़ लें, अगर बहुत उस पर अच्छा इंटरेस्ट आपको बन रहा है कि पता ही होना चाहिए। अदरवाइज जितने भी हीटेड टॉपिक्स होते हैं क्वेश्चन वहीं से आते हैं। कोरल लीचिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं या ओशियन एसिडिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एल नीनो पे क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट ईयर तो मेंस का भी क्वेश्चन था क्योंकि एल नीनो आया हुआ था। क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक है तो आपका एनवायरनमेंट हो जाए। मैंने कभी एनवायरनमेंट को अलग से डीएलोकेट नहीं किया है ना, मैंने उस तरह से पढ़ा है। अगर आप लोगों को पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ लीजिए। बहुत पढ़ना है तो उसको 2 दिन दे दीजिए, बट नॉट मोर देन 2 डेज। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाएगा? करंट अफेयर्स सबसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं 15 से, डेली 1 घंटा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। डेली 1 घंटा पढ़ लीजिए। अभी जब यहाँ पे ख़त्म होगा ना तो हम इसको थोड़ा सा और टाइम दे देंगे। हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्री के लिए, क्या हिंदी आती है यार। CSAT में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यूपीएससी अगर आप कर रहे हैं तो CSAT पढ़ लीजिएगा। और CSAT पढ़ने का तरीका यही है कि अब से रोज़ CSAT पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको भी डेली रखिए। क्योंकि CSAT लास्ट ईयर तो गेम चेंजिंग हो गया था, क्लियर ही नहीं हुआ है लोगों का। मेन वो प्री वाला क्लियर हो गया था, GS1 क्लियर हो गया था। तो CSAT पढ़ने के लिए आप PYQ उठा लीजिए, PYQ लास्ट ईयर वाला कर लीजिए। करने को तो यार बहुत एक्सटेंसिव है, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बट IIM लेवल का अगर पेपर आ रहा है ना तो उससे डील करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो आप रीजनिंग पढ़ लीजिए और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। CSAT का सबके लिए डिफरेंट प्लेग्राउंड होगा। जैसे मैंने CSAT अगर यूपी पीसीएस मैंने दिया है तो CSAT के लिए मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते थे वो मैं कर लेती हूँ। तो आप अपना एक PYQ जब आप लगाएंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं,
CSAT डेली करिए इसको भी। और जो लोग UPSC दे रहे हैं उन्हें CSAT पढ़ने की, मतलब अगर आपका ठीक ठीक है तो हो जाएगा। उसमें हिंदी के क्वेश्चंस भी आते हैं ECS वाले में, है ना। हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, और रीजनिंग भी आती है, और मैथ्स भी आती है, तो वो ठीक होता है, वो हो जाता है। अगर UPSC दे रहे हैं तो CSAT को डेली लेकर के चलिए। अब से आपका एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, CSAT करना ही करना है। ऐसे छोड़ दीजिए, हिंदी भी छोड़ दीजिए। यूपी स्पेशल मत पढ़िए, जाने देते हैं इसको। प्री के लिए अलग से यूपी स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब PYQ करेंगे ना, PYQ GS 5 और 6 जो यूपी PCS वाला है वो पढ़ रहे हैं आप? नहीं पढ़ा है? यूपी स्पेशल के लिए आप PYQ पढ़ लीजिए, और जो भी कोचिंग्स के मॉक टेस्ट होते हैं ना, उसमें यूपी स्पेशल का कुछ सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा, चाहे वो ध्येय IAS का हो। अच्छा, ये मॉक टेस्ट अगर आप चाहो तो ये मिल जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आप कोचिंग से प्रॉपर नहीं खरीद रहे हो तो भी, तो वहाँ से आप अगर ध्येय IAS का लेते हैं, दृष्टि का लेते हैं, GS वर्ल्ड का लेते हैं, तो यूपी का सेक्शनल टेस्ट जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप उसको कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आएंगे और आप कर दोगे। मतलब इतना आप कॉन्फिडेंट रहो कि आप कर लेंगे, उसके लिए अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम भेज देते हैं मॉक टेस्ट पे, तो मॉक टेस्ट से करो। अब आपकी जब ये शेड्यूलिंग हो जाएगी तो जहाँ तक भी डेट पड़ी, अब आपको सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कवर होने के बाद आप ये देख लीजिए कि कितना किसमें छूटा है, छूटेगा, ठीक है। जब आप रिवीजन भी कर रहे होगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको एड्रेस करना नेसेसरी है। तो जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 2 दिन 3 दिन का टाइम निकाल लीजिए। जो भी आपका हिस्ट्री का पोर्शन रह गया था, कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन रह गया था, उसको आप कर लीजिए। उसको करने के बाद आप करंट अफेयर्स को 2 से 3 दिन दे दीजिए, 3 डेज तो मिनिमम आप दीजिए उसको। और उन 3 दिनों में करंट अफेयर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कर लेना है, ठीक। ये सब कुछ जब चल रहा होगा तो अगर आप एक दिन का फुल डे ब्रेक नहीं भी लेते हैं, हाफ डे का ब्रेक बीच में ले लीजिएगा, हाफ डे का ब्रेक ले लीजिएगा। जैसे आज सुबह से 3-4 बजे तक कुछ नहीं पढ़ना है, लंच में कुछ नहीं पढ़ना, या ऐसे बेटर रहेगा कि सुबह से पढ़ लीजिए लंच तक, ठीक है। सुबह सो के उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, हॉस्टल में रहते हैं सब लोग, सुबह का स्केड्यूल जो अर्ली राइजर्स हैं सुबह उठ के पढ़ते हैं वो सुबह उठ के पढ़ लें, लंच तक पढ़ लीजिए 2-3 बजे तक। 3 बजे के बाद किताब नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखनी ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना। इस पूरे प्रोसेस में एक हाफ डे का ब्रेक लीजिए, और जब ये पूरा प्रोसेस एंड होगा तो वो ब्रेक तो नहीं होगा, बट जैसे ऐसा होगा कि आपने करंट अफेयर्स ही 3-4 दिन पढ़ा तो वो पूरा आपका दिमाग करंट अफेयर्स में रट्टाफिकेशन होता है ना, कुछ समझना तो होता नहीं है, जो डेटा है उसको याद करना होता है, तो उसको रट्टाफिकेशन वाले पूरे प्रोसेस में उसको ले आइए और पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सा ये जो मोनोटोनस हुआ था वो खत्म हो जाएगा। और जब ये करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, पूरा एक साइकिल आपने सारे सब्जेक्ट्स की जब ले ली है तो 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए, ठीक। प्रेशर नहीं लेना है। अब आप जब इतना पढ़ लोगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, और ये एग्जाम किस चीज़ का खेल है, घबराहट होती है पेपर देते समय। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब पेपर देते टाइम ये लगता था अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये लगता है किसी को। वो गोले जो भरते हैं कि ये वाला PT नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा, मतलब ऐसा लगता है सब दुनिया खत्म हो जाएगी, होती नहीं है, बट वो डर रहता है। तो ये जब आपका इस तरह से स्केड्यूलिंग करके आप चलेंगे ना, तब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्जाम क्लियर हो ना हो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। आप कुछ और कर लेंगे, ये नहीं कर पाए तो, बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया आपने, और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। कॉन्फिडेंस आता है जब आपने जो चीज़ प्लान की होती है उसी वे में उसको करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर गिल्ट नहीं होगा उससे, और गिल्ट कब नहीं आएगा, जब आप बैठ के पढ़ेंगे तब। अगर आप रील देख रहे हैं, आप लोग रील, मैं तो देखती नहीं हूँ, मैं उस जनरेशन से पहले की हूँ, तो रील अगर आप देख रहे होते हैं ऐसे बैठ के ना, तो आपको उस समय तो मज़ा आता है, ठीक है, और बाद में ऐसा लगता है कि ये तो मतलब
आते हैं। पढ़ तो सब रहे हैं, बुक सबको पता है, रिसोर्सेज सबको पता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो आपको नहीं पता था और या आपको जो यूट्यूब पे नहीं मिल सकता। तो वो डिफरेंस आ कहाँ रहा है? वो डिफरेंस आ रहा है डिसिप्लिन में। और डिसिप्लिन स्कूल में जब हम पढ़ते थे, छोटे बच्चे, मतलब प्राइमरी की भी मैं बात करूँ अगर, तो जब रिपोर्ट कार्ड हमारा बनता था उसमें नीचे एक सेक्शन होता था डिसिप्लिन का, होता था। किसके स्कूल में नहीं होता था? नहीं होता था। डिसिप्लिन के मार्क्स ग्रेड मिलते थे उस पर A, B या C, और एक पंक्चुअलिटी